सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम ये बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपनी एंथ्रोपोलॉजी की जो प्रेपरेशन है वो शुरू करनी चाहिए फॉर दिस मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए अभी जो है वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका ख़त्म हुआ है एंड आई एम श्योर कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर जो भी आपका जो है वो परफॉर्मेंस रहा हो, सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि किस तरह से हमें अभी एंथ्रोपोलॉजी की प्रेपरेशन शुरू करनी चाहिए। देखिए, वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इस साल का जो है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल रहा है। और ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है, जिसको हम ये जो मनहूसियत है, ये सबके लिए है। ठीक है, तो एवरीबडी इज़ ग्रीविंग राइट नाउ। जिनके पिछले साल 135 नंबर आ रहे थे वो भी जो है वो 100 से नीचे आ चुके हैं। तो हर किसी का जो परफॉर्मेंस है वो इस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो सही नहीं रहा है। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो मुझे किसी का नहीं मिला है कि कोई भी फॉर श्योर लग रहा हो कि हाँ, मेरा जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो निकल रहा है। जैसे पहले बच्चे होते थे, पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर मैं देखता था कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद जो है वो फॉर श्योर बोल देते थे कि हाँ, मेरा श्योर शॉट सिलेक्शन है और मुझे जो है वो इस तरह से प्रेपरेशन करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब आपका बहुत बार जो है, जब आपका स्कोर जो है वो बाउंड्री लाइंस के ऊपर होता है, या फिर एक आंसर की जो है वो एक स्कोर बता रही है, दूसरी आंसर की दूसरा स्कोर, तीसरी आंसर की तीसरा स्कोर, देन अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका एक ग्राउंड वर्क है जिसके ऊपर आपको चलते रहना है, उस प्रेपरेशन को आप जो है वो पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, आई एम वेरी श्योर कि प्रीलिम्स के बाद दे माइट बी ट्राइंग कि किस तरह से जो है वो उनकी प्रेपरेशन को रिवाइव किया जाए। तो होता क्या है कि दिसंबर तक हम जो है वो प्रेपरेशन करते हैं, मेंस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करते हैं। जनवरी के बाद जो है वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन शुरू हो जाती है, तो 4-5 महीने का एक गैप पड़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद प्रेपरेशन को किक स्टार्ट करने में एक एनर्जी लगती है, एक धक्का लगता है। ठीक है, तो बेसिकली उसी चीज़ को किक स्टार्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आई बिलीव कि इस वीडियो के अंदर आपको एक छोटा सा इनपुट मिल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और किस तरह से आपको आगे चल के इसकी प्रेपरेशन करनी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की प्रेपरेशन के लिए जो है वो आपको आगे संघर्ष करना चाहिए। देखो, हर एक एस्पिरेंट की जो एक क्या कह सकते हैं हम कि जो एक बेसिक प्रेपरेशन है, हर एक एस्पिरेंट की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आपके पास अगर हम प्रेपरेशन के हिसाब से एक एस्पिरेंट को डिवाइड करें तो एस्पिरेंट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। 3 तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर। ठीक है, या फिर किसी भी ऑप्शनल के अंदर इस प्रेपरेशन में। तो एक तो है कि आपके पास ऐसा एस्पिरेंट है जिसने पिछले साल ऑप्शनल चेंज किया था। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो पहले नहीं था, ऑप्शनल को चेंज किया था, या फिर पहला अटेम्प्ट था और प्री के अंदर जो है वो ठीक ठाक स्कोर बन रहा है उसका, और वो चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाकी जर्नल स्टडीज़ की प्रेपरेशन की थी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसे किताबों के बारे में पता था कि ये फलां फलां किताबें हैं। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को वो पढ़ नहीं पाया ड्यू टू वेरियस रीजंस। उसने ऑप्शनल चेंज किया है, या फिर पेपर 4 की प्रेपरेशन कर रहा था, बाकी जर्नल स्टडीज़ के पेपर की प्रेपरेशन कर रहा था, या फिर ऑप्शनल, या फिर जो है वो एस्पिरेंट कुछ ऐसा था कि जो पूरा साल प्री की प्रेपरेशन के अंदर ही लगा रहा। अब उसे जाके जो है वो मेंस का बोझ पड़ना शुरू हुआ है। ठीक है, तो एक तो है ऐसे एस्पिरेंट्स बेसिकली जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पता है कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने जो है वो 20% ऑफ द सिलेबस आपने जो है वो कवर कर रखा है। तो इनके लिए बेसिकली दे नीड स्ट्रिक्ट गाइडेंस, स्ट्रिक्ट मेंटरशिप। ठीक है, इनको बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो
टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन आपको बहुत ही अच्छी मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि टीचर को हायर कर लो या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पास चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई आपका सीनियर हो जो आपको समझा सके कि इस किताब के अंदर से आपको ये पढ़ना है, या फिर मार्केट में से आपने जो है वो कोई नोट्स उठाए हैं तो वो बता सके कि इस नोट में ये चीज़ जो है वो सही दे रखी है, ये चीज़ ख़राब दे रखी है। क्योंकि ऑप्शनल के अंदर क्या है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर क्या है, बच्चे इग्नू की किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर बच्चे जो है वो कुछ एरे गहरे नोट्स जो है वो मार्केट से उठा लेते हैं, कोई भी XYZ बुक जो है वो उठा लेते हैं। और हर एक किताब की और हर एक नोट्स की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक किताब के अंदर जो है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ह्यूमन एवोल्यूशन का चैप्टर जो है वो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल ही कचरा है। तो बेसिकली आप क्या करोगे कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहीं और से पढ़ लोगे। अब रादर देन गोइंग थ्रू ईच बुक बाय योर सेल्फ इंडिविजुअली, कि हर किताब को आप पकड़ो, उसमें से जो है वो हर एक चीज़ अपने आप से जो है वो निकालो, ये बहुत ही जो है वो गधा मजूरी वाला काम है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाता है। सो यू नीड अ स्ट्रिक्ट मेंटरशिप। कोई एक लाइब्रेरी के अंदर कोई सीनियर होगा, उससे आप बात कीजिए, उससे आप जो है वो वार्तालाप कीजिए कि किस तरह से मुझे इन किताबों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उससे टाइम मांगिए, ठीक है, 2-3 घंटा उसका भी खाइए, बैठ के एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए कि आपकी आगे आने वाली स्ट्रेटजी क्या होगी, कि किस किताब में से क्या कुछ जो है वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के ये पार्ट्स इन किताब में से पढ़ूंगा, ये चैप्टर्स यहाँ पे जो है वो गिवन है, तो उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप आगे चलिए। ठीक है, एंड पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, पहले सिलेबस को पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए, साथ के साथ देखते रहिए। जैसे मैरिज वाला चैप्टर किया, लेट से किसी टॉपर के नोट से आपने मैरिज वाला चैप्टर कर लिया, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या सॉल्व हो पा रहे हैं आपसे, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन निकाल उनको लिखने की कोशिश कीजिए, लिख के दोबारा फिर से जो है उस टॉपर को एक बार, या फिर जो भी आपके पास आपके सीनियर हैं उनको जाके दिखाइए कि देखिए ये मैंने लिखा है, कैसा लिखा है, कि डिमांड जो है वो सवाल की फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो 10 मिनट आप जो है वो वहाँ पे उनके लीजिए। तो इस तरह से जिन्होंने ऑप्शनल नया चेंज किया है, कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 20% ऑप्शनल पढ़ रखा है और सिर्फ किताबों के बारे में पता है कि ये किताबें मार्केट से उठानी है, दे नीड वेरी स्ट्रिक्ट मेंटरशिप। एक बहुत अच्छी मेंटरशिप की उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ऐसे हर एक किताब पढ़ना शुरू कर दोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम और कभी भी आंसर नहीं लिख पाओगे, एंड इवेंचुअली यू विल फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ कलेक्टिविज्म। ठीक है, तो वो जो एक इंसान बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है कि ये भी किताब खरीद लूँ, मज़ा आ रहा है, ये भी किताब खरीद लूँ, फलां किताब खरीद लूँ, आप उस ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। ठीक है, एंड इवेंचुअली यू विल बी आउट ऑफ द रेस। ओके, तो जो ऐसे व्यक्ति हैं, बेसिकली आप एक मेंटर की पहले खोज कीजिए, कोई सीनियर पकड़िए, कोई आपका जान पहचान में कोई सिलेक्ट हुआ हो कैंडिडेट, कोई टॉपर हो, उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, सो ये जो है वो पहली कैटेगरी है। द सेकंड कैटेगरी इज़ कि जिनके पास जो नोट्स हैं वो रेडी हैं, द नोट्स रेडी कैटेगरी, और एटलीस्ट 80% सिलेबस के जो नोट्स वगैरह हैं वो बन रखे हैं, उन्होंने 80% सिलेबस जो है वो पढ़ रखा है। ठीक है, तो इनके लिए जो एक सजेशन है वो ये है कि पहले अपने नोट्स की रिवीजन शुरू कर दीजिए, स्टार्ट टू रिवाइज योर ओन नोट्स। आप अपने नोट्स को निकालिए अभी, बिकॉज 4 महीने 5 महीने का एक गैप पड़ गया है प्रीलिम्स की वजह से, तो आपको नोट्स कहाँ पे रखे हैं वो भी नहीं याद आएगा कईयों को तो। ठीक है, तो बेसिकली आप जो है वो अपने किताबों को देखिए कि आपके नोट्स कहाँ पे हैं, उनको जो है वो टटोलने की कोशिश कीजिए, उनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उस चीज़ का। चाहे कोई टॉपर, चाहे कोई प्रोफेसर कितनी ही बढ़िया किताब क्यों ना लिख दे, कुछ भी लिख दे, जो आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं वो आपके नोट्स होते हैं।
जब आप उनको रिवाइज करोगे इवेंचुअली यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, हर एक चीज़ आपको याद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है वो अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए, एंड इट दिस रिवीजन इट शुड टेक मिनिमल टाइम, कम से कम टाइम जो है वो इसको दीजिए। और सेकंड स्टेप जो इमीडिएटली इसके बाद आपको उठाना है, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़िए, उनको एनालाइज कीजिए कि किन टॉपिक्स में से जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, कि अच्छा मैरिज है, मैरिज से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बहुत ही कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज कर रहा है। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में चेंज आ रहा है, बट ये चेंज जो है इट इज़ वेरी मैनेजेबल। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही ऊट-पटांग कर दिया उसने पेपर में, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अगेन अपने किसी भी मेंटर को किसी भी जो है वो गाइड को, किसी भी आपके जो सीनियर हैं उनको आप जाके जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है, एक बार उनको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाते हो, देन दे विल नोट डाउन, देन दे विल सजेस्ट टू सर्टन फ्लॉज, कि कुछ ये चीज़ें जो हैं वो आपके पास मिसिंग हैं, ये थिंकर का नाम, ये जो वर्क है ये मिसिंग है, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन के अंदर आप एक जो सब्सटेंशियल एक जो पार्ट होता है उस क्वेश्चन का, उसको आप जो है वो नहीं लिख रहे हो। ठीक है, या फिर कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, तो आप उसके ऊपर काम कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि जिनके 80% नोट्स रेडी होते हैं, वो इस 20% के चक्कर में बहुत सारा समय जो है वो व्यर्थ कर देते हैं, बहुत सारा समय जो है वो खराब कर देंगे। रादर देन दैट उन्हीं नोट्स को रिवाइज कीजिए और चुपचाप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके अपने मेंटर को दिखाना शुरू कर दीजिए। कम से कम 80% तो हो, बाकी जो 20% है अगेन वही मेंटर जो है वो आपको सजेस्ट कर देगा कि कहाँ से आपको ये जो है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, एंड इवेंचुअली दैट प्रेपरेशन विल ऑल्सो बी कैरिड ऑन, वो भी जो है वो चीज़ें आराम से मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, तो बात क्या होती है कि लोग कलेक्टर बन जाते हैं, मटेरियल कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो लिखते नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी यही है। आप चीज़ों को लिखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसका एनालिसिस कीजिए किस तरह से पूछे जा रहे हैं, फिर मेंटर को दिखाइए, मेंटर आपको बताएगा कि इन चीज़ों को आप नहीं लिख रहे हो, और फिर उस फीडबैक से आप वैल्यू ऐड कीजिए। ठीक है, इस तरह से जो वैल्यू एडिशन होगा वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुलारिंग का क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कुलारिंग, सब कुछ लिख दिया, ठीक है जी, मवाली होता है ये वो सब कुछ लिख दिया आपने, क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, रिचुअल्स होते हैं, परफॉर्मेंसेस, ये वो सब कुछ लिखा। लेकिन उसके बाद एक पूरा का पूरा जो एक पार्ट होना चाहिए कि कुलारिंग के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस या फिर कुलारिंग के पर्सपेक्टिव, वो आप लिखना भूल गए। ठीक है, तो अब पर्सपेक्टिव तो हैं 4। अब उसके कारण, उन 4 पर्सपेक्टिव के कारण अगर आप पूरी की पूरी किताब पढ़ोगे, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सारा कुलारिंग आपका प्रिपेयर है, सिर्फ 4 पर्सपेक्टिव, 4 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो आप सीनियर के पास जाइए, आप मेंटर के पास जाइए, वो बता देगा आपको कि भैया पर्सपेक्टिव नहीं लिखे हैं, तूने क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया इस चीज़ का, तो जा क्रिटिकल एनालिसिस कर ले। या फिर वो आपको जो ये 4 पॉइंट्स होंगे वो 4 पॉइंट्स तो आपको दे देगा। ठीक है, कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ये इसके अंदर लिख लेना। अब कुलारिंग आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, बात ये सिर्फ आधे घंटे की थी। तो इसी तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, इसी तरह से बहुत स्मार्टली आप लोगों को जो है वो टाइम मैनेज करना है। ठीक है जी, सो दिस इज़ फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो कि आपके पास जो है जिनका 80% चीज़ें जो है वो प्रिपेयर्ड हैं। तो अगेन उनके लिए जो एक जो प्लान है वो होना चाहिए, दैट शुड बी कि पहले जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करें, उनको हल करें, एंड देन वैल्यू ऐड साइमल्टेनियसली होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ अ मेंटर। ठीक है जी, द थर्ड कैटेगरी ऑफ द एस्पिरेंट्स वो ये हैं कि जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं।
ठीक है, इंटरव्यू दे चुके हैं, एंथ्रोपोलॉजी सारा प्रिपेयर कर चुके हैं, पिछले बार कोई जर्नल स्टडीज़ का पेपर शैतान निकला, किसी का कोई एंथ्रोपोलॉजी का पेपर डूब गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे वांट टू इम्प्रूव, वो आंसर राइट कर चुके हैं, पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, ठीक है। देन अगेन दे शुड स्टार्ट रिगरस आंसर राइटिंग, रिगरस आंसर राइटिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लिख के जाने हैं। लिखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लिख के मेंटर को दिखाओ कि यहाँ पे क्या गलती हो रही है। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि थीम वाइज जो है वो आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। हाँ, जो रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम पिछले 10 सालों के आप लिख के एक मेंटर को दिखाओगे। कई बार क्या होता है कि आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जो है वो ख़राब कर रहे होते हो, जिसकी वजह से इट ग्रेवली इफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस इन द फाइनल एग्जामिनेशन। इंट्रोडक्शन ख़राब कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कंक्लूजन सही नहीं निकाल रहे हो, कंक्लूजन के अंदर आपका हाथ बहुत ज़्यादा थक जा रहा है, जिसकी वजह से कंक्लूजन का कोई सर पैर नहीं निकल रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो केस स्टडी नहीं लिख रहे होते हैं, केस स्टडी कुछ बहुत ही हैंडी केस स्टडीज़ होती हैं, वो नहीं लिख रहे होते हैं, ऑब्वियस चीज़ें नहीं लिख रहे होते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है दे आर वेरी टॉपिक स्पेसिफिक। जैसे मैरिज है, मैरिज के अंदर हो सकता है कि बहुत ही आपका कोई क्रूशियल पार्ट जो है वो छूट जा रहा हो, जिसकी वजह से आपके नंबर ना आ रहे हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो टॉपिक स्पेसिफिक होती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखिए, चुपचाप लिखिए और लिखना अभी से शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। और उस चीज़ को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिख के अपने जो मेंटर हैं उनको दिखाइए, ठीक है। अपने मेंटर को दिखाइए, अपने सीनियर को दिखाइए। अगर उसके जो मॉडल सॉल्यूशंस हैं अगर वो दे सकता है या फिर वो आपको सॉल्व करके दिखा सकता है और एटलीस्ट आपको वो गाइड भी कर सकता है, दैट इज़ गुड। उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार इम्प्रूवमेंट के चैनल के अंदर लगाइए, ठीक है। सो इस तरह से चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है। अगेन, हर एक टॉपर, हर एक एस्पिरेंट, उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, उसका काम करने का तरीका जो है वो अलग होता है। एंड आई लव, आई अडोर, आई रिस्पेक्ट योर यूनिकनेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से एस्पिरेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करूं तो मैं एस्पिरेंट्स को इन 3 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई कर सकता हूं, और उन तीनों पार्ट्स के लिए और उन तीनों तरह के एस्पिरेंट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने अपना जो एक व्यू पॉइंट है वो इस वीडियो के अंदर शेयर किया है। बाकी आपका इसके रिगार्डिंग क्या व्यू पॉइंट है वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है वो इस नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। अपने कमरे के अंदर कंफ्यूज रहने की बजाय बात कर लीजिए, ठीक है। इट इज़ मच बेटर टू टॉक, ओके। बहुत एस्पिरेंट्स अपना बहुत कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहते। ये ऐसा मत कीजिए, ठीक है। कॉल ऑन दीज नंबर्स, आप मेरे से जो है वो बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई भी इशू आ रहा है, पर्सनल इशू, कोई भी स्पेसिफिक इशू आपको आ रहा है प्रेपरेशन के अंदर, दैट वी कैन वर्क अराउंड, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।